आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 नीलू। तो इस चैप्टर में हम नीलू कौन है वो देखते हैं। संवेदनशील रचनाकार के लिए मनुष्य और पशु सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ महादेवी वर्मा जी ने एक नीलू नामक कुत्ते का वर्णन बड़ी सजीवता से किया है। यानी यहाँ पर नीलू जो है वो एक कुत्ता है जिसके बारे में महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है कि मनुष्य और पशु दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अधूरी रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ उत्तरायण में लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। वह हिंडी के नाम के समान वेगवती थी। सांचे में ढली हुई उसकी देह में व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था। उसकी बुद्धिमानी का पता देने वाली काली परंतु छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखने तक छूने वाली लंबी पूंछ सबसे कुछ उसे राजसी विशेषता थी। वह सामान्य कुत्तों से भिन्न थी। यानी यहाँ पर हमें जो ये नीलू नामक कुत्ते की बता रहे हैं, हम स्टोरी बता रहे हैं, इसकी स्पेशलिटीज बताई है कि वो कितनी स्पेशल थी। वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी, बहुत सुंदर आईज थी, उसकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यानी ये जो कुत्ता है ये केवल एक स्वामी को स्वीकार करता है। यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व तो उसे नहीं मिलता तो वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। यानी अगर उसे एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं मिलेगा तो वह क्या है, सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगेगा, यानी बुरा आचरण करने लगेगा। लूसी की स्थिति भी स्वच्छंद सहचारी के समान हो गई थी। उत्तरायण में दो पहाड़ियों के बीच की पगडंडी के अंत में मोटर स्टॉप पर ही एक दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से भर जाता था। तब उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा अंगूछा या चादर बांधकर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे। यानी इधर जो उत्तरायण की जो तो पहाड़ियां थी वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती थी और लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में लोग क्या करते थे कि जो लूसी थी उसके गले में बांध देते थे, कोई पटका बांध देते थे और उसको पैसे दे देते थे कि तुम जाओ सामान लेकर आओ। वह सार व्यवधान पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता था और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती थी। तो लूसी क्या करती थी, जो उसके गले में पटका था उसमें रुपए और पूरी लिस्ट होती थी जो कि वो दुकानदार को जाकर दे देती थी। दुकानदार उसको उसका सामान पैक करके उसके गले में या फिर उसकी पीठ पर बांध कर दे देते थे और वो बर्फ की उन पहाड़ियों से पूरे बर्फ के रास्ते को पार करके वापस घर पे सबको सामान लाकर दे देती थी। किसी किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की ओर चल देती थी। कभी कभी ऐसा होता था उसको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी कोई कुछ मंगा रहा है तो कभी कोई कुछ मंगा रहा है, तो उसके बहुत सारे चक्कर लग जाते थे और वो क्या करती थी, कपड़ा बांध के तुरंत चल देती थी सामान लेकर आने के लिए। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। तो उन दिनों सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक तो था बहुत ज्यादा ठंड के कारण मर गया और दूसरा जो बच्चा था वो इतनी बर्फीली ठंड में बहुत ज्यादा सिकुड़ने लगा, ठिठुरने लगा। शीत ऋतु में प्राय लकड़बगे ऊंचे पर्वतीय अंचल से नीचे उतर आते हैं और बर्फ में भटकते हुए मिल जाते हैं। कुत्ता इसका प्राय खाद्य होता है। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसे गई कि फिर लौट ही न सकी। तो जब उसके बच्चा 4-5 दिन का था, लूसी ने तभी बाहर जाना शुरू कर दिया, सामान लाना ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक रोज ऐसा आया जिस दिन वो बहुत देर तक वापस घर नहीं लौटी। सवेरे बर्फ पर
कई छोटे छोटे पंजों के तथा आगे पीछे घसीटने के चिन्ह देखकर निश्चित हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उपरांत ही प्राण दिए होंगे। तो देखा गया कि पहाड़ी पर उसके छोटे छोटे पंजे थे और बहुत ज्यादा घिसटने वगैरह की निशान थे, जिससे क्या था कि ये हम सोच सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद उसने अपनी जान दे दी। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी। लूसी के लिए जो उसके जिनके यहाँ पर वो रहती थी, जो उसके स्वामी थे, वो लोग बहुत रोए, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको रोना चाहिए था वो बच्चा तो इस दुनिया में उसके लिए बहुत अनजान था। यानी लूसी का जो छोटा बच्चा था वो उसके लिए बिल्कुल भी रो नहीं सकता था। अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दूध बनाकर उसे पिलाया, परंतु वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहा। जो वो लूसी का बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसको बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। तो उसको क्या किया, वो उसे बार बार अपनी माँ को ढूंढ रहा था दूध के लिए, लेकिन उसको दूध पिलाया गया, लेकिन उसके बाद भी क्या था, वो इधर उधर भटक रहा था कि मुझे उसकी माँ मिल जाए किसी तरह से। वो इधर उधर उनको खोजने लगा लूसी को। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डालियों में रख दिया, जहां वह आराम से सो गया। डालियों में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बच्चे का मन बहलाने के लिए उसको ऊन और स्वेटर की डालियों में बांध दिया, जिससे वहां वो आराम से उसको आराम मिला और वो सो गया। आते समय उसे अपने साथ प्रयाग लेकर आना पड़ा। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट है, ना अल्सेशियन ना भूटिया। तो जब वो उसके बाद वहां से प्रयाग लौट कर आए, तो धीरे धीरे जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपनी माँ के जैसा ही लगने लगा, सेम जैसे कि उसकी माँ थी, ना अल्सेशियस ना भूटिया। रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मेल से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छां में दूसरी की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था। यानी इसका जो रंग था वो बाकी सब कुत्तों से बहुत अलग था। इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी। इसकी एक धूप की एक झलक पड़ती थी तो छां में भी उजाला हो जाता था, और इसके जो सिर था वो बाकी कुत्तों से काफी बड़ा और चौड़ा था। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त और ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिया के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। आंखें गोल गोल शहद के रंग वाली और काली कौर वाली थी। उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को वह एक छलांग में पार कर लेता था। यानी उसके अंदर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था वो बच्चा, और ऊंची ऊंची दीवारों को केवल एक छलांग में ही पार कर लेता था। गले का स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी शांत वातावरण को कंपित कर देता था। अन्य कुत्तों के समान गुणों का सबसे उसमें सर्वथा अभाव था। यानी बाकी कुत्तों को अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे गुण थे, बहुत सारी क्वालिटीज थी। अगर वो रात को एक बार भौंकने लगता था तो क्या था, शांत वातावरण भी बहुत गूंज उठता था। मैंने अकेले कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु नीलू का स्वभाव अनोखा गर्वीला था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अनादर के साथ फेंक कर दिया जाता था तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं था, खाना तो दूर की बात थी। कहते हैं कि बहुत सारे कुत्ते देखे हैं, लेकिन जैसा नीलू जैसा जो कुत्ता था वो बहुत ही बाकी कुत्तों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। अगर उसको बहुत ज्यादा कुछ पसंद था खाने में, और वो भी उसको अगर फेंक कर दिया जाता था तो वो नहीं खाता था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाए तो बिना मनाए हुए मेरे सामने ही नहीं आता। पिछले 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने का निरीक्षण करता था। यानी अगर उसको किसी बात पे झिड़क दिया जाए तो जब तक उसको मना नहीं लेते थे वो नॉर्मल नहीं होता था, और
पिछले 12 वर्षों में उसके बैठने की केवल एक ही जगह थी, उनके घर का बरामदा। वो वहीं पर बैठता था और वहां से बैठकर बाहर से आने जाने वालों सबका निरीक्षण करता था। जो भी घर में लोग आते थे उनका निरीक्षण करता रहता था। मुझे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। जब कोई अनजान पर्सन आता था घर पे तो वो बहुत धीरे धीरे आकर कमरे में वहां पर ऐसे खड़ा हो जाता था, तो जिससे उनको पहचान हो जाती थी कि यानी उनका कोई विशेष मित्र घर आया है। मुझसे आ रही हूं सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता। न जाने की सहज चेतना से वह अपरिचित या असमय आए व्यक्ति को जान लेता था। तब नितांत निरपेक्ष और भाव से उसका घंटी बजाना, नौकर का आकर समाचार ले जाना आदि देखता रहा। जब उसको बोला जाता था कि मैं आ रही हूं तो वो इस बात को समझ जाता था और वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता था। वो सभी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से परिचित था। कौन व्यक्ति कब आता था, कैसे आता था, वो सबको बहुत भली भांति समझता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते लेकिन ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना जलने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे ये कह दे कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आदेश की प्रतीक्षा में आकर खड़ा हो जाता था। यानी वो इतना समझदार था। अगर वो इधर उधर कहीं घूमने जाता था और रास्ते में उससे कोई कह दे कि गुरुजी नीलू तुम्हें कोई गुरुजी ढूंढ रही थी, तो वो इधर उधर छलांग लगा के वापस कमरे में आकर बैठ जाता था कि आदेश कीजिए, मैं आ गया हूं। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने के पहले तक वह मूर्तिवत खड़ा रहता था। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उस समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। यानी जब तक वो उसको कोई काम नहीं बताती थी, वो वहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहता था कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है, क्या काम है बताइए। अगर वो किसी कारणवश किसी काम में व्यस्त है और भूल गई तो वो तब तक वहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता था। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और अखेट प्रिय शिष्य मां से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी। 13 वर्ष के दीर्घ जवान में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका स्वभाव सब देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देता था। यानी उसका स्वभाव जो था वो बहुत ही प्रिय था। वो कभी किसी पशु पक्षी या जानवर पर झपटा नहीं करता था, उनको परेशान नहीं करता था। सब लोग जो भी उसे देखते थे वो बहुत ही उसको देखकर हैरान हो जाते थे। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्राय गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। उन घोंसलों में ही वे अंडे देती थी और उन अंडों से बच्चे निकलते थे। कुछ कुछ पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। उनके जो बंगले में रोशनदान था वहां प्राय बहुत सी गौरैया जो थी वो तिनको से अपना घोंसला बनाती थी और वहां पर अपने बच्चों को जन्म देती थी। और जो उनके बच्चे थे उनके जैसे जैसे पंख निकलते थे वो बहुत ज्यादा उड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन अगर प्रयास नहीं करते थे, कई बार प्रयास करने में असफल हो जाते थे, तो वो रोशनदान के नीचे गिर जाते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से ही कोई भी अन्य कुत्ता या बिल्ली उन नादान गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। तो जो वो उस गौरैया के छोटे छोटे बच्चे नीचे गिर जाते थे तो उस दौरान नीलू क्या करती थी, उनकी बहुत देखभाल करती थी जिससे कोई और अन्य कुत्ता या बिल्ली आकर उनको हानि ना पहुंचा सके। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता था।
कभी कभी वो क्या करता था, जब वो ये सोचता था कि कभी कोई इनको खा ना ले, तो वो क्या करता था, उन पक्षियों के बच्चों को अपने मुंह में दबाकर उनको उनके पास छोड़ देता था, जब तक वो क्या करे, उसका इंतजाम ना करे उनको घोंसले पे पहुंचाने तक, या फिर उनकी देखभाल ठीक से ना करे। या तो खुद मुंह में दबाकर रहता था, या फिर इंतजार करता था कि ये इनकी देखभाल करें। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह हमेशा मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई है। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर मानो प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता था। सुबह सुबह जब वो मोर और खरगोश आदि सबको दाना देने के लिए निकलती थी, तो वो हमेशा दरवाजे पर खड़ा होता था और वो जहां जाती थी वही उनके पीछे पीछे जाता था। जैसे जैसे वो करती थी वही उनको फॉलो करता था। और जो उन्होंने पक्षियों के कक्ष बना रखे थे, उन पर बड़ी ऊंची ऊंची दीवार थी और उनमें जाली लगी हुई थी। तो वो क्या करता था, नीलू क्या करता था, उनको निरीक्षण करता रहता था, देखता रहता था कि इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी तकलीफ में तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबको सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वह पूरे अहाते का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता था। वो क्या करता था, गर्मियों में सबके सो जाने के बाद बाहर लेट जाता था और सर्दियों में बाहर तख्त पर जाकर सो जाता था और सबका पहरा कर देता था कि किसी को कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं है। और उनके घर में जो पशु पक्षियों के कक्ष बने हुए थे, वहां भी दिन में रात में कई बार उठ के जाकर देखता रहता था कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो गई। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। मेरे खरगोश रात भर बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे अहाते में जा निकले और उनमें से जंगली बिल्ली द्वारा मारे गए। किंतु सौभाग्य से नीलू ने पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा और खरगोशों के संकट को पहचान लिया। उसके कूद कर दूसरी ओर पहुंचते ही बिलाऊ तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकालने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। खरगोश जो थे इनके, वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे, सुरंग बना रहे थे, अपना बिल बना रहे थे अपने घर के लिए। तो उन्होंने क्या किया, खोदते खोदते पड़ोसी के घर पे पहुंच गए। उन्होंने जो बिल बनाया वो इतना खोद दिया कि वो पड़ोसी घर पहुंच गए। और उनके घर क्या था, एक बड़ा बिलाऊ था जो उनको मार देता। तो इस पर क्या था, नीलू उन पर नजर रख रही थी कि हमारे खरगोश जो है वो दूसरों के यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो उसने क्या किया, उसे छलांग लगा के वो उसके यहाँ पहुंच गई। तो बिलाऊ उसे देखकर भाग तो गया, लेकिन वो उनको वहां से उठाकर अपने घर नहीं ला पाई। तो क्या था, वो पूरी रात वहीं उसका बैठ के उनका इंतजार करने लगी। ओस में ठंड थी बहुत, तो ओस में भीग कर उनके पास ही रही, उनको अकेला नहीं छोड़ा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कर्ज देना पड़ा। जिससे क्या हुआ, वो रात को ठंड में बाहर ऐसे थी, तो उसे क्या हुआ, उसे बहुत ठंड लग गई, उसे निमोनिया हो गया और बहुत दिन तक वो बीमार रही, उसको दवाई इंजेक्शन लगते रहे। एक बार जब मोटर दुर्घटना में आहत हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसने न जाने कैसे सब जान लिया। जो भी उस शाम को मेरे बंगले पर पहुंचा, वह नीलू की उदासी देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रहा। जब एक शाम ये दुर्घटना हुई, तो संध्या को जैसे ही सब निकले, उसने कपड़े, चादर, कंबल ये सब निकाले, तो सब मतलब नीलू की उदासी देखकर बहुत हैरान हो गए। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर पलंग के नीचे बैठ गया। 2 घंटे बाद मुझे समझाने पुचकारने के उपरांत ही उसे घर पहुंचाया जा सका। यानी जब वो बीमार हो गई थी, तो नीलू जो था डॉक्टर के अनुमति लेकर वो अस्पताल आई थी, तो नीलू जो था वो उनके आसपास ही घूम रहा था कि उनको क्या हो गया है, वो क्यों इतनी बीमार है, कैसे परेशान है। तो वो बहुत परेशान हो गया था। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल में जाने पर वह अनशन आराम कर देता। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा
और डॉक्टर नर्सेस सभी उससे परिचित हो गई। तो जब वो बीमार थी तो वो क्या करता था, अगर वो किसी दिन डॉक्टर के पास नहीं जाती थी तो वो वहीं उनके पास अनशन करके बैठ जाता था कि नहीं आप डॉक्टर के पास जाइए, और जब तक वो नहीं जाती थी वो वहीं उनके पास बैठा रहता था। और हॉस्पिटल में जिस तरह उनसे बाकी सब रिश्तेदार मिलने आते थे, घर परिवार के लोग मिलने आते थे, तो उसी तरह नीलू भी उनके पास मिलने आता था और वहां सभी लोग नीलू को अच्छी तरह पहचानने लगे थे, नर्स डॉक्टर्स वगैरह सभी, कि इनके पास मिलने वालों में से एक नीलू भी है। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं है। नीलू ने अपना जो जीवन है वो 14 वर्षों तक बिताया, और जब से उसका जन्म हुआ था मृत्यु तक वो इनके पास ही थी। उनके पास बहुत सारे जीव जंतु थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो किसी भी चीज पर उनसे बुरा मान जाए। नीलू एक ऐसा अकेला कुत्ता था जो उनसे किसी भी बात पर बुरा मान जाता था और रूठ जाता था।